हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और अच्छे क्वेश्चन है, जरूर पूरे क्वेश्चन देखें। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और यूनिट 5 और जो यूनिट 1 करवा रही हूँ वो सब भी जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और खुद सेल्फ स्टडी भी जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो जरूर प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? आज तक के इस संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। एंजल्स, मार्क्स, लेनिन, ट्रात्स्की। और आप कितनी वीडियो देख चुके होंगे मेरी, और अगर आप देख चुके होंगे तो आपको याद भी हो गया होगा किसने कहा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स को जैसा कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, आप जानते हैं। और जो है, क्योंकि मार्क्स अपने राजनीतिक चिंतन और विश्लेषण में इतिहास का प्रयोग किया है। मार्क्स ने संपूर्ण मानव इतिहास की 5 अवस्थाओं, आदिम साम्यवाद और कृषिदास, सामंत कृषक, पूंजीवाद, साम्यवाद की अवस्था में बांटा और स्पष्ट किया है कि इसमें से आदिम साम्यवाद को छोड़कर, ठीक है, आदिम जो साम्यवाद है उसको छोड़कर प्रत्येक अवस्था में सदैव 2 वर्ग रहे हैं। ठीक है, 2 वर्ग रहे हैं। और जिसमें से जिसका उत्पादन एक वर्ग वह है जिस उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है जिसका, और प्रभुत्वशाली वर्ग। और दूसरा जो वर्ग होता है वो पराधीन वर्ग होता है। ठीक है, पराधीन वर्ग होता है। और मार्क्स के अनुसार प्रत्येक अवस्था में इन दोनों शक्तियों के बीच हमेशा से क्या हुआ है? संघर्ष हुआ है। ठीक है, और मार्क्स ने इसी सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद का भी नाम दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कि संपूर्ण वर्ग जो है इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना को समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? 1688 की शानदार गौरवपूर्ण क्रांति, या 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, या 1774 के अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, या 1917 की जो रूसी क्रांति। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1917 की रूसी क्रांति। 1688 की इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि ये उसमें कोई भी खून खराबा या कुछ भी नहीं हुआ था। और जो है वो रक्त विहीन क्रांति हुई थी, रक्तहीन क्रांति हुई थी। और कोई बिना लड़ाई के ही आराम से सारी चीजें जो है वहां पे तख्ता पलट हो गया था और परिवर्तन हो गया था। ठीक है, और जैसा कि 1688 की इंग्लैंड की जो रक्तहीन क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, समानता, स्वतंत्रता जैसे अधिकारों पर जोर देने के लिए लुई 16वें को, ठीक है, जो लुई 16वां था बहुत जो है बेकार शासक था। और लुई 16वां जो था, ठीक है, तो लुई 16वें को फांसी, और 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं के सिद्धांत पर। जो अमेरिकी थी, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। ठीक है, और ये चीजें थी। ठीक है, और ये सभी क्रांतियां, ठीक है, मध्यम वर्गीय और पूंजीपति क्रांति से संबंध रखती हैं, यानी मध्यम और पूंजीपति, ठीक है, क्रांति से संबंध रखती हैं। और जबकि 1917 की जो रूसी क्रांति थी, ठीक है, 1917 की जो रूसी क्रांति थी, मार्क्स के सर्वहारा का प्रयोग धरातल पर संपूर्ण महत्वपूर्ण कदम थी, और इसीलिए समाजवाद के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके स्थान पर चीन तथा संसार के अनेक भागों में साम्यवादी सरकारें स्थापित हुई थी। ठीक है, और 1991 में रूस में साम्यवादी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कब? 1991 में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी घटना को समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण जाना जाता तो 1917 की रूसी क्रांति। नेक्स्ट है, मार्क्स ने वकालत की है वर्ग रहित समाज स्थापित करने की, राज्य रहित समाज स्थापित करने की, या जाति रहित, या वर्ग रहित और राज्य रहित समाज स्थापित करने की। ठीक है, और थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ग रहित राज्य रहित समाज स्थापित करने की। यानी इसका कहना है, मार्क्स का कहना था कि उत्पादन की शक्तियों को विकास से पुराने संबंध इन शक्तियों में जो संतुलन है वो कायम नहीं रख पाते हैं,
और पुरानी जो व्यवस्था है उसकी जगह नई व्यवस्था आकार ले लेती है। और जैसा कि कृषिदास, सामंत कृषक, पूंजीवाद, साम्यवाद। और मार्क्स के अनुसार साम्यवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष जो है वो क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा और सर्वत्र सर्वहारा वर्ग हो जाएगा, सर्वहारा वर्ग ही रह जाएगा और एक ही वर्ग बचेगा, सिर्फ सर्वहारा वर्ग। और ऐसी अवस्था में जो राज्य है उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, यानी राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और जो है राज्य का अस्तित्व क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। 4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है? कल्याणकारी राज्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, क्रांतिकारी परिवर्तन। 4th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रांतिकारी परिवर्तन। प्रजातांत्रिक समाजवाद का तात्पर्य है समाजवाद की स्थापना किंतु लोकतांत्रिक तरीके से। ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से। और इस विचारधारा की मान्यता है कि पूंजीवादी राज्य धीरे धीरे समाजवादी राज्य में क्या होगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। और प्रजातांत्रिक समाजवाद के भिन्न रूपों में डेमोक्रेटिक, फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, विकासवादी समाजवाद जो है सब इसी का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट से, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, दास कैपिटल में या बकटेल फिलॉसफी में। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की बात जहां पूछी जाती है किसमें ये किया है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में की शुरुआत जो है होती है। और जो शुरुआत होती है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक की, ठीक है, वो इस वाक्य से होती है कि अब तक के वर्तमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी जो हमेशा ये बात आप सुन रहे होंगे कि अब तक का वर्ग संघर्ष, अब तक का समाज जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो इसी बात से शुरू होती है। और उसका कथन है कि वर्ग संघर्ष मानव इतिहास की प्रेरक शक्ति रहा है और पूंजीवादी समाजों में दो वर्ग, जो वर्ग भेद अस्पष्ट और जो वर्ग चेतना है वो अधिक मुखर है। और दास कैपिटल में सरप्लस यानी अधिशेष मूल्य के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। दास कैपिटल में क्या किया है, इसमें तो जैसे वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और दास कैपिटल जो है बुक इसकी जो कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है दास कैपिटल, और इसमें अधिशेष मूल्य, ठीक है, अधिशेष मूल्य इसका इसमें जिक्र किया है। ठीक है, अधिशेष मूल्य के सिद्धांत की बात की गई है, इसको स्पष्ट किया है। और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट में साम्यवाद की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इसमें क्या किया है, साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद की बात की गई है, साम्यवाद की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की बात की गई है, दास कैपिटल में अधिशेष मूल्य के सिद्धांत की बात की गई है, और साम्यवाद की बात की गई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट में। और क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम में सर्वहारा के अधिनायकवादी सिद्धांत की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये किसी और की बुक है, इसकी नहीं है। एक इसकी है क्रिटिक, ठीक है, क्रिटिक, क्रिटिक ऑफ गोथा, ठीक है, गोथा, गोथा है। तो गोथा में किसकी बात, गोथा में बात की गई है सर्वहारा के अधिनायकवादी, सर्वहारा के अधिनायकवाद की बात की गई है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल गई। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 से निम्नलिखित में से किसने जनमानस की अवधारणा दी है? पैरेटो ने, मोस्का ने, मिचेल्स ने, गैसेट ने। और 6 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मिचेल्स। देखिए मिचेल्स के अनुसार कोई भी समाज सदैव 2 वर्गों में बटा होता है। कौन कौन से वर्गों में? विशिष्ट वर्ग तथा जन सामान्य। ठीक है, विशिष्ट तथा जन सामान्य। ठीक है, 2 वर्गों में इन्होंने बांटा है। मार्क्स ने किन 2 वर्गों में बांटा था? पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग। ठीक है, और इन्होंने विशिष्ट वर्ग और जन सामान्य वर्ग, ठीक है, इन्होंने 2 वर्गों में बांटा है।
और मिचेल्स के अनुसार यह वर्ग सुस्त, उदासीन और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। और उसके अनुसार इतिहास की लोकतांत्रिक लहरें एक दूसरे के बाद आने वाली लहरों से मिलती जुलती रहती हैं। और अन्य विशिष्ट वर्गीय विचारकों में मोस्का, जिन्होंने विशिष्ट वर्गों के सामाजिक गुणों पर विशेष जोर दिया है। मोस्का ने विशिष्ट वर्ग जो है उनके किस पर जोर दिया है? इन्होंने सामाजिक जो गुण है उस पर इन्होंने जोर दिया है, मोस्का ने। ठीक है। और अन्य विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकारों में गैसेट, बर्नहम, मिल्स, लासवेल आते हैं। ठीक है। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दल रहित प्रजातंत्र का समर्थक है? राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। पहले भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि जयप्रकाश नारायण दल रहित प्रजातंत्र के समर्थक थे, क्योंकि उन्होंने समाजवादी कार्यक्रम को सर्वोदय के साथ जोड़ा था। ठीक है, किसके साथ जोड़ा था? सर्वोदय के साथ जोड़ा था। और इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जयप्रकाश ने दल विहीन प्रजातंत्र से इसे जोड़ा था। और जवाहरलाल नेहरू फेबियन समाजवादी थे। ठीक है, ये फेबियन समाजवादी, ये भी पूछ लिया अगर जवाहरलाल नेहरू, तो ये फेबियन समाजवादी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है जिसका मूल जोर लोकतांत्रिक प्रणाली पर था, इनका जवाहरलाल नेहरू जी का। और समाजवादी दल के द्वारा क्रमिक इनका परिवर्तन था। और नेहरू लोकतंत्र में दलों की उपस्थिति अनिवार्य मानते थे। ठीक है, लोकतंत्र में जो दल हैं उनकी स्थिति को क्या मानते थे? अनिवार्य मानते थे, आवश्यक मानते थे। और उन्होंने स्वयं अपना सारा जीवन लोकतांत्रिक परंपराएं जो थी उनको सुदृढ़ करने में लगा दिया था। ठीक है। और माओ त्से तुंग के द्वारा समाजवादी क्रांति के लिए साम्यवादी दल अनिवार्य माना गया। ठीक है, इनके द्वारा जो समाजवादी दल क्रांति के लिए साम्यवादी दल जो है उसको अनिवार्य माना गया। ठीक है, और उन्होंने निरंतर क्रांति का सिद्धांत दिया, माओ त्से तुंग ने। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहस मूलक प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता है? संसदीय प्रभुसत्ता, कार्यपालिका की स्वतंत्र सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वायत्तता, लोगों की प्रभावशाली सहभागिता। 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लोगों की प्रभावशाली सहभागिता। तो जैसा कि लोगों की प्रभावशाली सहभागिता बहस मूलक प्रजातंत्र की मूल विशेषता है। और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की स्वायत्तता महत्वपूर्ण होती है। और लोकतांत्रिक के 2 प्रकार होते हैं, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और सत्तावादी। ठीक है, प्रक्रियात्मक और सत्तावादी। ठीक है, सत्तावादी और तथा सत्तावादी लोकतंत्र। और जहां प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की प्रक्रिया निर्वाचन, मताधिकार आदि पर जोर दिया जाता है, इसमें निर्वाचन, ठीक है, मताधिकार आदि पर जोर दिया जाता है। और जबकि सत्तावादी लोकतंत्र में तात्विक जो परिणाम है उन पे जोर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रजातंत्र को भ्रष्टाचार, यांत्रिक राजनीति एवं गुणवाद के साथ जोड़ा है? पैरेटो, लास्की, रॉबर्ट डहल, C.W. मिल्स। और 9 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, C.W. मिल्स। C.W. मिल्स ने शक्ति अभियान की अवधारणा दी है। किसकी अवधारणा दी है इन्होंने? शक्ति अभियान की। ठीक है, और जिसके अनुसार समाज में एक खास वर्ग अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार विशिष्ट स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और जो पैरेटो हैं, पैरेटो भी विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकार हैं ये भी। और जिसके अनुसार इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है। ये क्या कहते हैं कि इतिहास जो है वो कुलीन तंत्रों की क्या है? कब्रगाह है। ठीक है, ये कहते हैं। और जिसने विशिष्ट वर्गों की मनोविज्ञान व शैक्षणिक क्षमताओं पर जोर दिया है। और रॉबर्ट डहल जो है, रॉबर्ट डहल ने पोली आकार की अवधारणा दी है, जिसके अनुसार लोकतांत्रिक राजनीति विभिन्न दबावों का केंद्र बिंदु होता है। और लास्की जो है वो जैसा कि बहुलवादी विचारक हैं। ठीक है, इन पॉइंट को ध्यान दें आप। ये बहुलवादी विचारक हैं जो राज्य के एकाधिकारी सत्ता से इनकार करते हैं और राज्य को अन्य संगठनों की समझ मानते हैं। 10 क्वेश्चन है, यह किसका कथन है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक बंधनों पर जकड़ा हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के महान अनुबंधवादी विचारक रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि व्यक्ति अपनी प्राकृतिक अवस्था में एक आनंदमय जीवन जीता था। वह सभ्य बर्बर था क्योंकि निजी संपत्ति का उदय नहीं हुआ था और धीरे धीरे अवस्था समाप्त हो गई। और व्यक्ति जैसे जैसे परिवार, राज्य, कानून के बंधन में जकड़ गया और इसीलिए
रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो प्रत्येक स्थान पर बंधन में जकड़ा हुआ है। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम अल्पतंत्र का लौह नियम के साथ जुड़ा है? ठीक है, रॉबर्ट मिचेल्स, मोस्का, मिल्स, लास्की, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट मिचेल्स। तो रॉबर्ट मिचेल्स के अनुसार चूंकि अधिकांश लोग स्वभाव से जड़ होते हैं, आलसी होते हैं, दास वृत्ति वाले होते हैं, अतः कैसा भी लोकतांत्रिक संगठन होता है, उसका नियंत्रण जो है वो कुछ खास लोग होते हैं उनके हाथों में होता है, और जो अपनी क्षमता, योग्यता, शक्ति तथा प्रभाव में विशिष्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कौन? रॉबर्ट मिचेल्स। ठीक है, और मोस्का के अनुसार, मोस्का कहते हैं कि मोस्का के द्वारा राजनीतिक विज्ञान में प्रथम बार विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक समाज में एक ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग होता है। ये किसकी बात करते हैं? अल्प, ठीक है, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग होता है जो समाज के मुख्य निर्णय लेता है। लास्की है जो, ये कहते हैं बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं और जिनके अनुसार समाज में शक्ति अनेक छोटे छोटे समूहों में बटी होती है। ठीक है, ये कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के समझ समानता का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। 12 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कानून के समझ समानता का अधिकार। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ठीक है, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कानून के समझ समानता का अधिकार। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार से तात्पर्य लोगों के राज्य से बड़ा सार्वजनिक पद प्राप्त करने के मार्ग में कोई बाधा न होना, इसके लिए उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसके प्रत्येक चरण में खुली भागीदारी करने की छूट प्राप्त हो। जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, मत देने का अधिकार हो गया, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। जबकि कानूनी जो अधिकार है, कानून की समझ क्षमता अधिकार, वो हमारा क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, हमारे मूल अधिकार है ये। ठीक है, ये क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें अगर नहीं कोई करता है तो उसके खिलाफ जो है कोई ये नहीं है कि आप कोर्ट में जाएं, लेकिन अगर आपके साथ कोई असमानता का व्यवहार किया जा सकता है तो आप इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये है राजनीतिक कानूनी अधिकार है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। दबाव समूह किसकी भलाई के लिए कार्य करते हैं? समाज के कमजोर वर्ग की, समाज के प्रत्येक वर्ग की, केवल अपने ही सदस्यों की, केवल सरकारी कर्मचारियों की। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल अपने ही सदस्यों की। देखिए, दबाव समूह की प्रमुख विशेषता होती है कि अपने सदस्यों के हितों के लिए व्यवस्थित रूप से राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, और राजनीतिक दलों की भांति जैसा कि ये सीधे चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, आमंड ने दबाव समूहों को 4 प्रकार बताए थे। किसने? आमंड ने। ठीक है, आमंड ने बताए थे 4 प्रकार। कौन सा? शास्त्रिक, दूसरा बताया था उन्होंने प्रदर्शनात्मक, तीसरा बताया था उन्होंने असाहचर्य, चौथा बताया था उन्होंने साहचर्य। ठीक है, ये 4 प्रकार किसने बताए थे? आमंड ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार, समानता का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, ये नागरिक अधिकार नहीं है, जीवन का अधिकार है, भाषण का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ये सारे नागरिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार राजनीतिक जो है ये अधिकार है, और जीवन, स्वतंत्रता, भाषण का अधिकार, ये जो है तीनों क्या है? ये नागरिक अधिकार है। ठीक है, ये सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार ये नागरिक अधिकार नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है? राज्य का लोप हो जाएगा, यह कहा था उसने। एक वर्ग रहित और राज्य सहित रहित समाज होगा, ये कहा था उसने। पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खो देता है। वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है। तो 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है।
तो मार्क्स के चिंतन के अनुसार चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था प्रभुत्ववादी वर्ग के हितों के अनुसार काम करती है, और अतः धीरे धीरे जैसा कि समाज वो लुप्त हो जाएगा, ये सारी चीजें उसने कही थी। लेकिन मार्क्स के अनुसार जब समाज में अंतर्विरोध समाप्त हो जाएंगे तो वर्ग विभेद भी मिट जाएगा और राज्य की कोई अवस्था, ये सारी चीजें उसने कही थी और राज्य समाप्त हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि साधन ही सब कुछ है, जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य होगा, और वह साध्य व साधन के मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं। नेहरू, मार्क्स, तिलक, गांधी जी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी अनिवार्य रूप से मानते थे कि साध्य के साथ साथ साधनों की पवित्रता भी अनिवार्य है, अतः जैसे साधन होंगे वैसे ही परिणाम भी होगा। और मैकियावली के उस विचार के विपरीत है, जैसा कि मैकियावली के उस विचार के विपरीत है जिसके अनुसार प्रिंस की, ठीक है, प्रिंस महत्वपूर्ण पुस्तक है इसकी, तो प्रिंस के उस सदैव जो है साध पर नजर रखनी चाहिए, और साधन तो सदैव पवित्र समझे जाएंगे। तो गांधी जी की अवधारणा में नैतिकता विहीन राजनीति केवल व्यक्ति की ओर ले जाती है, यानी नैतिकता विहीन राजनीति की बात जो करते हैं गांधी जी, वो किसकी ओर ले जाती है, सिर्फ व्यक्ति की ओर ले जाती है, और उससे मनुष्य या मनुष्य का कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्स ने द्वंदात्मक का सिद्धांत किससे लिया था, लॉक से, रूसो से, हीगल से। 17 क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, हीगल से। ठीक है, एक ऑप्शन इसमें छूट गया लग रहा, ये ग्रीन से है, तो ठीक है, राइट ऑप्शन सी है इसका, हीगल से लिया था। नेक्स्ट है, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन है प्लेटो का, अरस्तु का, गार्नर का, मैकाइवर का। और राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य वस्तु जो है व्यक्ति से पहले है, ये किसका है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अरस्तु का कथन है ये। ठीक है, और इसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी, ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी पॉलिटिक्स, ठीक है, राजनीति, और उसके प्रथम भाग में राज्य के स्वरूप, उत्पत्ति और उद्देश्य पर विचार किया गया, और इसमें उसने सिद्ध किया है कि राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक भी है और स्वाभाविक भी है, और राज्य के स्वाभाविक विकास पर विचार करते हुए अरस्तु ने लिखा है कि अकेला मनुष्य अपूर्ण है। ठीक है, और उसने बात करी थी कि अकेला मनुष्य जो है अपूर्ण है, या पहले मनुष्य के हाथ पैर नहीं आते, पहले मनुष्य बनता है फिर हाथ पैर बनते हैं। इसी तरीके उन्हें राज्य की जो है तुलना और मनुष्य से की थी। ठीक है, तो उसने कहा कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले है, यानी शरीर जैसे पहले है, व्यक्ति के हाथ पैर बाद में आते हैं, तो शरीर पहले बनता, उसी तरीके से पहले राज्य हुआ, व्यक्ति बाद में आया, ये कहता है कौन, अरस्तु। ठीक है, और उसने कहा कि जो है नगर राज्य का निर्माण जैसे कि अंत में होता है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में निरंतर परिवार रखने के लिए पुरुष और स्त्री का संयोग जैसे जरूरी है, और उनकी सेवा के लिए दास रखे जाते हैं, उसने कही। और इसी प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया में परिवार, ग्राम, अंत में नगर राज्य का निर्माण होता है, और नगर राज्य अपने आप में आत्मनिर्भर स्वरूप है। ठीक है, तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, अरस्तु। नेक्स्ट है, मूल्यों का आधिकारिक विभाजन राजनीति की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है, रॉबर्ट डहल ने, लास्की ने, डेविड ईस्टन ने, प्लेटो ने। और 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, डेविड ईस्टन ने दी है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और डेविड ईस्टन के बारे में एक बात और कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांतकार डेविड ईस्टन ने 1953 में, ठीक है, 1953 ईस्वी में पॉलिटिक्स सिस्टम इन इंक्वायरी इन द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, क्या, पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी, इन इंक्वायरी इन द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो क्या है पुस्तक नाम, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इन द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में दी है, और राजनीति प्रणाली का विवरण देते हुए कहा कि राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं को
क्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं, और राजनीतिक प्रणाली को सामाजिक जीवन से मांग और समर्थन प्राप्त होते हैं, और यह प्रणाली नीतियां और निर्णय बनाकर उन्हें निर्गत के रूप में पर्यावरण की ओर प्रवाहित करती हैं। ठीक है, ये पुस्तक का नाम जरूर लिखिए, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इन द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। 20 और लास्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली। अभी हमने एक क्वेश्चन में बात भी की थी इसके बारे में, तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में दशा में व्यक्ति जो था वो असभ्य, एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, ये सारी चीजें थी। ठीक है, और हॉब्स जो है हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक जो अवस्था थी उसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है, और इसमें न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण धारणाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक वस्तु पर अच्छा अधिकार होता है, और सामाजिक और कानूनी मान्यता के अभाव में अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। यानी कानूनी कोई का मतलब जहां नहीं होता तो वहां पे क्या होता है, जिसकी, इसने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी, क्या कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वाला नियम चरितार्थ होता है। और ऐसी घोर अवस्था में प्रत्येक मनुष्य क्या होता है, भय से त्रस्त रहता है। और लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है उसकी पुस्तक ट्रिटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट के अनुसार परंपरागत सद्भावना विश्वास की अवस्था थी। लॉक यही उल्टा मानता है। ठीक है, जॉन लॉक कहता है कि जो पारंपरिक अवस्था थी वो सद्भावना वाली थी, अच्छी अवस्था थी, विश्वास वाली अवस्था थी, और बस केवल एक ही समस्या थे कि वहां कानून निर्माण करने वाली और उसकी व्याख्या और क्रियान्वयन करने वाली संस्था का क्या था, अभाव था। ठीक है, थोड़ा सा दोनों में परिवर्तन है। और रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, जो रूसो क्या कहते हैं कि प्राकृतिक दशा में व्यक्ति बहुत आनंदित था, आनंदमय था, रीति रिवाज परंपराओं के जन्म में इसको बेड़ियों में जकड़ दिया है। तो सबके अपने अपने विचार हैं इन राइटरों के, और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करने में और कमेंट करने में कंजूसी मत किया करिए, लाइक कमेंट जरूर किया करिए। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। और इसके साथ साथ और मैं तैयारी थोड़ा सा तेज करवाने की कोशिश करती हूँ। और ठीक है, और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।